थोड़ी एक्सटेंसिव होगी। और इसके बाद हमारी मंडे और ट्यूसडे पे इसकी एक्सटेंसिव क्लास होगी। आपका इंशाल्लाह ये लॉ वाला क्वेश्चन आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। मुमकिन है कि सारा का सारा कवर हो जाए, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बन चुकी है। तो एज अ रिजल्ट अब आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी और इसके एमसीक्यूज आप कर भी पाएंगे। और मैं थोड़ी सी अभी इसके बाद आपकी खुद भी टेस्टिंग करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आपको याद होगा ये अब हम स्कोप ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे क्यों भाई गड़बड़ हो रही है? स्कोप ऑफ टेक्स्ट को, ये जो सेकंड सेगमेंट है इसको आज कंप्लीट करेंगे। और सेकंड सेगमेंट के अंदर जो स्कोप ऑफ टेक्स्ट का पहला सेक्शन है, सेक्शन 10, वो चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन दोस्तों किसे कहते हैं? जो टैक्स इंपोज करता है। आपको याद होगा इसका जिक्र हुआ था एक दफा पहले। चार्जिंग सेक्शन हर टैक्स लॉ में होता है और वो टैक्स को इंपोज करता है। और बाकी सेक्शंस क्या करते हैं? उस टैक्स की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, पेमेंट और बाकी मैकेनिज्म से डील करते हैं। तो जो टैक्स इंपोज किया जाता है उसे कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इंपोजिशन का काम करता है चार्जिंग सेक्शन। और बाकी सेक्शंस क्या काम करते हैं? मशीनरी सेक्शंस कहलाते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड कीजिएगा, बस ये टाइम ले रहा है लोड होने में। ये दोस्तों, देखो ब्राउजर का शायद इशू था तो खोल नहीं रहा। अब आ जाए। अब हमारे पास जो सेक्शन है, सेक्शन 10, ये चार्जिंग सेक्शन है। स्कोप ऑफ टैक्स का चैप्टर है। टैक्स किस चीज पे लगता है, स्कोप क्या है। और उसके अंदर स्कोप ऑफ टैक्स में चार्जिंग सेक्शन, स्कोप ऑफ टैक्स एंड अलाइड मैटर्स में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स। यानी ये सबसर्विएंट है। सबसर्विएंट का क्या मतलब होता है? कि आप
जो बात हम लिख रहे हैं उसको मुकम्मल उस वक्त समझोगे जब आप पूरे बुक और रूल्स को देख लोगे। देयर शैल बी चार्ज्ड, लेवीड, कलेक्टेड एंड पेड। ये पूरा टैक्स साइकिल लिखा है। टैक्स जो चार्ज होता है उसको कंप्यूट करके और उसको पे किया जाता है, अगर पे नहीं करता तो रिकवर करते हैं उससे। द टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, किस चीज पे टैक्स लगेगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। एट द रेट आर रेट्स स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। तो याद है सेकंड शेड्यूल में क्या रेट है? स्टैंडर्ड रेट क्या है? 16%। और कहीं कहीं पे कुछ थोड़े डिफरेंट रेट्स हैं, जैसे कि हायर रेट है और फिक्स रेट है। हायर रेट किसका है? टेलीकॉम का। कितना है? 19.5%। तो ये टैक्स इंपोज किया गया है इस सब सेक्शन 1 के तहत। The government may, on the recommendation of authority, यानी PRA की recommendation पे, and subject to such conditions and restrictions, is the government may impose by notification official gazette declare that in respect of any taxable service provided by a registered person or class of registered person, tax shall be charged, levied and collected at the। अब इसमें सिंपल पॉइंट कितना है ये बस नोट कर लो कि टैक्स रेट को हायर, लोअर, फिक्स्ड या स्पेसिफिक किया जा सकता है। किसी भी सर्विस के लिए अगर रेट को हायर करना है, लोअर करना है, फिक्स करना है या स्पेसिफिक करना है, ये तीनों चीजें आपने देखी मौजूद है शेड्यूल के अंदर। और ये कानून बनाने वाली असेंबली को तो वैसे ही पावर है, मगर ना सिर्फ असेंबली को पावर है बल्कि ये पावर किसे दी गई है? ये गवर्नमेंट को भी दी गई है। इसका मतलब है कि पंजाब कैबिनेट अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स मिले और एक कैबिनेट मीटिंग में फैसला करें तो वो गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ये काम किस पे करेगी? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अथॉरिटीज का मतलब सबसे पहले अथॉरिटी पीआरए की तरफ से एक प्रपोजल जाएगा जिस पे गवर्नमेंट फैसला करेगी किस चीज का, कि रेट को क्या करना है, कम करना है या ज्यादा करना है। किसी भी स्पेसिफिक सर्विस पे ये पावर मौजूद किया जा सकता है। Notwithstanding other provisions of this act, the authority may, with prior approval of the government and by notification official gazette and subject to conditions and restrictions limitations, fix the limit or threshold of annual turnover of service। ये गौर से समझने की बात है। इसमें किसी भी टैक्स की इंप्लीमेंटेशन करते हुए सर्विस का टर्नओवर फिक्स किया जा सकता है, थ्रेशोल्ड फिक्स किया जा सकता है। और किसका? ऑफ एनी सर्विस or class of persons, class of services provided by any person or class of persons below which such person or class of persons shall be exempt। उसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर सपोज करें एक लिमिट फिक्स की जाए कि रेस्टोरेंट की अगर सालाना सेल, मिसाल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, सालाना सेल अगर 3 मिलियन नहीं है तो उसको रजिस्टर्ड नहीं होना, उस पर टैक्स नहीं है। इस किस्म की लिमिट फिक्स करने की पावर है किसी भी सर्विस पे। और ये पावर अलबत्ता हासिल है इस दफा अथॉरिटी को, यानी पीआरए ये काम कर सकता है, मगर ये काम करने के लिए इसके ऊपर रेट कम करने, बढ़ाने या फिक्स करने की पावर गवर्नमेंट की थी, रिकमेंडेशन अथॉरिटी की थी। मगर यहाँ जो पावर है वो अथॉरिटी की है, अलबत्ता उसमें प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है, अप्रूवल रिक्वायर्ड है, फैसला अथॉरिटी का होगा। आखिरी क्या है? A person required to pay tax under this act shall be entitled to deduct from the payment amount the amount of tax already paid by him on the receipt of taxable service used exclusively in connection with taxable services provided by such person, subject to the conditions that he holds a true and valid tax invoice not older than 6 months, 6 tax periods, showing the amount of tax earlier charged and paid under the act on the services so received by the authority may, by notification official, does it disallow or restrict such deduction in case of any service or services it may। ये बहुत important concepts में आए हैं, आए इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? इसमें पहला कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। इन अदर वर्ड्स इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड टैक्स का, वीएटी का। दोस्तों ये जो आप टर्म आज सुन रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ये दुनिया भर में टैक्स का नाम है। वैसे ये एक टैक्स लगाने का मेथड है। हमारा जो सेल्स टैक्स है, पंजाब सेल्स टैक्स, वो इसी मेथड पे बेस कर रहा है, उसी मेथड की एक एक्सटेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान भर में जो सेल्स टैक्स है
वो वीएटी मेथड पे ही है। ये क्या होता है वीएटी मेथड, किस तरीके से ऑपरेट करता है? देखिए हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर जब सर्विस प्रोवाइड करता है आपको कुछ टर्म्स यूज करने वाला, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड की कोई वैल्यू होगी, हम कहेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। उस पर टर्म समझ आ रहा है ना? अब देखो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ठीक है। ये जो हमने सर्विसेज सप्लाई की हैं, अगर सपोज कर लो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी, तो इस पे हम 16% से टैक्स लगाएंगे 16,000, ठीक है। मगर ये कहता है कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए उसने सर्विसेज परचेज भी तो की होगी कुछ, ठीक है। जो सर्विसेज परचेज की है उसने, तो आपके पास सर्विसेज परचेज भी तो हैं। और परचेज सर्विसेज की केस में आप क्या करते हो, आप वहां पे बायर होते हो, वहां कोई और सप्लायर था। अब एक नाम दे देते हैं इसको, सर्विस प्रोवाइडर का नाम रख लेते हैं अली, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइडर था, किसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, इसकी अपनी सर्विसेज, इसने अपनी सर्विसेज एक्स वाई जी को प्रोवाइड की है, मगर खुद भी तो कुछ सर्विसेज परचेज करेगा ना। कैसे? इस अली ने एक बैंक से सर्विसेज परचेज की होगी, इसने गुड्स लगाने के लिए, क्योंकि सर्विस पे उसको मशीन चाहिए थी। कौन सी मशीन? बैंक को क्या चाहिए होता है, मिसाल एटीएम मशीन। तो उसने वहां से किसी शिपिंग कंपनी से, क्लियरिंग एजेंट से पोर्ट रिलेटेड सर्विसेज परचेज की होगी। इसके बाद इसने इंश्योरेंस करवाई होगी। इसके बाद वो सामान को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा होगा, ठीक है ना। उसने अपनी कोई साइट है उसको कंस्ट्रक्शन करवाई होगी, उसके पास यकीनन इंटरनेट की फैसिलिटी होगी, टेलीफोन होगा, तो उसने टेलीकम्युनिकेशन, तो इतनी सारी वो सर्विसेज को परचेज भी तो करता है। तो जब परचेज करता है तो वो वहां अली क्या बन चुका है, बायर बन चुका है। और वो दूसरे क्या बन चुके हैं, बैंक, पोर्ट के टर्मिनल ऑपरेटर्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टर्स, कंस्ट्रक्शन के लिए जो है बिल्डर्स, डेवलपर्स, कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, और टेलीकॉम कंपनी, ये क्या बन चुके हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है। तो एक तरफ उसने 1 लाख की सेल की, एक तरफ उसने परचेज भी तो की ना। सपोज करते हैं कि परचेज साइड पे उसने 40,000 की परचेज की, मुख्तलिफ सर्विसेज की, और दूसरी तरफ उसने 1 लाख की सर्विस जो अपनी है परचेज सेल की है। तो हमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, अब हम उसको समझ रहे हैं, क्योंकि हमें सारी फाउंडेशन समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों जो सेल साइड होता है ना, उस पे भी हम 16% का टैक्स लगाते हैं, और ये गवर्नमेंट को पेएबल होता है हमारे। क्या होता है, पेएबल। मगर परचेज साइड पे 16% हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। आपको पता है किसको पे कर चुके होते हैं, सप्लायर को, सर्विस प्रोवाइडर को। क्यों? क्योंकि उसका टैक्स सर्विस प्रोवाइडर हमसे, क्योंकि हम इसमें बायर हैं, रिकवर करके अथॉरिटी को पे कर चुका होता है। ऐसे ऑपरेट 3 इसमें एंटिटीज है। ये है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि यहां हम बायर हैं, सर्विस प्रोवाइडर ने टैक्स पे करना था हमसे, लेके पे कर दिया। इन अदर वर्ड्स 40,000 रुपए का अगर आप 16% निकालेंगे, वो आपकी परचेजेस थी, उस पर टैक्स पे हो चुका है। और ये बन गया है 6,400। 6,400 हमने किस पे किया है, इनपुट परचेजेस पे, इनपुट सर्विसेज पे। इनपुट क्यों? क्योंकि वो हमारी परचेज साइड में, इसीलिए इस टैक्स को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसपे सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, वो है इनपुट टैक्स। जो परचेज की है हमने उस पर टैक्स पे किया है, वो इनपुट टैक्स कहलाएगा। आए जरा सेल साइड पे देखते हैं, हमने सर्विसेज सेल की और 16% से हमने उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, हमारा टैक्स बनता है 16,000। अब ये चूंकि सेल साइड पे है, इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, इसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब अभी भी जो हमने पढ़ा, उसने क्या कहा, उसने कहा जो आपका इनपुट टैक्स होगा
वो आउटपुट टैक्स से लेस करने का आपके पास राइट होगा। इन अदर वर्ड्स, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये परचेज और ये सेल से माइनस करें, तो हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, 16,000 माइनस 6,400, तो कितने बन गए दोस्तों, 9,600। ये आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी। ये कैलकुलेशन आपको समझ आई? लिखी हुई कहां थी दोस्तों, लिखी हुई यहीं पे थी। ये देखिए, आप दोबारा पढ़ेंगे आप समझ जाएगा। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट, देख रहे हो, एंटाइटल्ड टू डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट जो पेएबल है उसका। इस केस में क्या पेएबल है उसका, इसका पेएबल आउटपुट होता है, ये पेएबल है उसका। उसमें से क्या इजाजत दी गई उसको, उसको इजाजत दी गई क्या, क्या करोगे, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड बाय हिम ऑन द रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विस। सोचने की बात क्या है, रिसीट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज जो है, उसको आपने जो परचेजेस की थी उसमें भी आपने टैक्स पे किया था, तो वो अथॉरिटी को मिल चुका है, उसके सप्लायर के थ्रू उसको माइनस कर लो। तो हमने जो कि परचेजेस पे किया था, ये अमाउंट माइनस कर लिया, बाकी टैक्स पेएबल आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके हो गया भाई, आगे बढ़ूंगे। अब आपको याद होगा पिछली डिस्कशन में एक चीज आई थी, और वो क्या आई थी, रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट आया था, ओरिजिन प्रिंसिपल आया था, उसको यहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे। पर्सनल लायबिलिटी पे कौन होता है, सेक्शन 11 के तहत where the service is provided by virtue of 3(1). अब 3(1) था टैक्सेबल सर्विस की डेफिनेशन, जिसमें क्या था कि आपका सर्विस प्रोवाइडर सूबे में मौजूद है, सर्विस रेसिपिएंट सूबे में हो या बाहर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो चूंकि प्रोवाइडर यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से हमने उसको कहा था। तो ऐसे केस में लायबिलिटी किस पे होगी, उस प्रोवाइडर पे होगी। The liability to pay the tax shall be on the registered person providing the service. अगर सर्विस प्रोवाइडर विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब है और रेसिपिएंट वहां पे हो या वहां से बाहर हो, हम टैक्स प्रोवाइडर से लेते। मगर where a service is taxable by virtue of subsection 2 of 3, इसमें क्या था, इसमें सर्विस रेसिपिएंट पंजाब में, सर्विस प्रोवाइडर बाहर है, तो हमने उस रेसिपिएंट से टैक्स लेना है। The liability to pay tax shall be on the person receiving the service. ओरिजिन प्रिंसिपल की बेसिस में प्रोवाइडर, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की सूरत में रिसीव। The authority may by notification of a specified service or service in respect of which liability to pay shall be on the person other than the person providing service and the person receiving the service। इसका मतलब क्या है कि एक और बात कर दी कि इसके अलावा तीसरे पर्सन पे भी हो सकती है। अब हम आजकल देखेंगे तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, उसमें बैंक से टैक्स लेने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब क्या है, ना सर्विस प्रोवाइडर ना सर्विस रेसिपिएंट, बजाय तीसरा बंदा, क्योंकि वो वजाहत की गई है सबसेक्शन 3 के अंदर कि ये भी किया जा सकता है कि नॉर्मल चार्ज क्रिएट होता है सर्विस प्रोवाइडर पे, उस पे टैक्स होगा, वो पे करेगा, मगर वो शिफ्ट करके रेसिपिएंट पे भी ला सकते हैं। मगर शिफ्ट करेंगे कब, जब वो सर्विस रेसिपिएंट यहाँ पे हो और बाकी पे। और फिर तीसरी चीज क्या है, इन दोनों से हट के किसी और बंदे पे भी लायबिलिटी लाई जा सकती है, मगर इसका केस मैंने क्या बताया, बैंक। अब बाहर बैठी हुई एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, मूवीज दिखाने वाली, गेम खिलाने वाली, और वो पैसे चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे कस्टमर से, तो ना हम कस्टमर को पकड़ रहे हैं ना उस सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ रहे हैं, बीच में बैंक को पकड़ा के अच्छा ये टैक्स हमें कलेक्ट कर दो। एजेंसी, कलेक्शन एजेंसी के थ्रू हम उसको टैक्स कलेक्ट कर सकते, वो सबसेक्शन 3 में है। Nothing contained in this section shall prevent the collection of tax from a different person if the person is made separately jointly liable। अब ये सेक्शन 19 है, उसका जिक्र अभी आगे चल के आएगा, उसमें ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर पे लायबिलिटी होती है, मगर सर्विस रेसिपिएंट भी उसके साथ आमतौर पे वो नहीं होता, अनलेस कि क्या नॉर्मल केस कौन सा था याद है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है, पंजाब में, तो सप्लायर पे है, मगर इसी केस में बायर पे जा सकता होता है अगर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो उस केस में उसने कहा है वो हो सकता है, इसलिए इजाजत ये हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो एग्जेम्पशन का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों एग्जेम्पशन किसे कहते हैं, उन सर्विसेज को जिस पर टैक्स नहीं है, जिसे एग्जेम्प्ट किया गया। तो क्या लिखा है, नॉट स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एंड 10। 3 में टैक्सेबल सर्विस था, 10 में चार्जेबिलिटी थी। टैक्सेबल सर्विस की डेफिनेशन और चार्जेबल सेक्शन के में जो लिखा है वो है
अपनी जगह पे, मगर उसको नहीं मानेंगे कब? इफ अथॉरिटी में विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू कंडीशंस, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस। अगर अथॉरिटी यानी पीआरए गवर्नमेंट से इजाजत लेके अगर क्या कर दे किसी टैक्सेबल सर्विस को या सर्विसेज फ्रॉम टैक्सेबल सर्विस को या सर्विसेज को फ्रॉम होल और पार्ट ऑफ द टैक्स एग्जेम्प्ट कर दे, इसका मतलब पूरी की पूरी सर्विस को माफ कर सकता है, उसके हिस्से को कर सकता है। दूसरा है टैक्सेबल सर्विस और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है, पहले में सर्विस को था, इसमें पर्सन में। और तीसरा क्या है, सी रेसिपिएंट को एग्जेप्ट कर सकता है। और चौथा क्या है, क्लास ऑफ पर्संस को। इसका मतलब क्या है कि इन चार केसेस में टैक्स से छूट या माफी दी गई। इन अदर वर्ड्स एमसीक्यू क्या बन सकता है कि टैक्स एग्जेम्पशन कहाँ प्रोवाइडेड है, तो हम कहेंगे टैक्स एग्जेम्पशन सेक्शन 12 में प्रोवाइडेड। और फिर सवाल आ सकता है किस किस्म की एग्जेम्पशन है, तो ए बी सी और डी में एग्जेम्पशन की वजह कि सर्विस को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, पर्सन को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, रेसिपिएंट को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है, क्लास ऑफ पर्सन को भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और आखिर में क्या लिखा है, ये सब सेक्शन 2 में कहता है एग्जेम्पशन एंड सबसेक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट्स, का मतलब बैक डेट से भी एग्जेम्पशन दी जा सकती है। इसकी क्यों जरूरत पेश आती है? इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि अगर एक टैक्स लगा ही नहीं और इंडस्ट्री ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, आज अगर हम उससे लेंगे तो इंडस्ट्री कहां से देगी, उसके कस्टमर तो जा चुके। तो ऐसे केस में एग्जेम्पशन की पॉसिबिलिटी रखी गई है बैकडेट से देने की। तो सवाल क्या है, क्या एग्जेम्पशन बैकडेट से दिया जा सकता है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के मुताबिक दिया जा सकता है। ठीक है, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट रेट चेंज कर देती है, उसका इफेक्ट क्या होगा? If there is change in the rate of tax, taxable service shall be charged to tax at time at the rate as is imposed at time of service। का बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, 16% का रेट है और 16 तारीख पे आके उस रेट को चेंज कर दिया गया, 16 की जगह 17 कर दिया गया या 15 कर दिया गया, तो कौन सा रेट लगेगा? तो इसको किसको इसके इसमें लिखा है सेक्शन 13 के अंदर रेट की एप्लीकेशन कैसे होगी। सपोज करते हैं एक टैक्स पीरियड देते हैं, टैक्स पीरियड क्या है, एक मंथ है। उमर ने सवाल पूछा ऑनलाइन में से कि व्हाट्स द बेंचमार्क ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस। देखिए बेंचमार्क कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का अपनी मर्जी होती है। हमारे कोर्स में चूंकि ये एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशंस नहीं है तो हम एग्जाम्प्ट सर्विस को मेंशन नहीं कर रहे हैं, मगर मैं आपको और बता दूं कि जैसे एजुकेशन सर्विस पे टैक्स नहीं है, मेडिकल पे टैक्स नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पशन दो तरीके से होती है। उमर आपकी वजह से ये वजाहत कर रहा हूँ दोस्त। एक तो टैक्स ना लगने के दो मेथड्स क्या है, एक तो मेथड ये है कि अगर कोई सर्विस लिस्टेड नहीं है, कहां पे, नॉट लिस्टेड इन, कौन बताएगा, सेकंड शेड्यूल, तो वो भी टैक्स नहीं हो रही। और दूसरा वो है जो लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल तो है मगर फिर उसको एक्सक्लूड किया गया है थ्रू एसआरओ नोटिफिकेशन। इसी का तो पावर था गवर्नमेंट के पास कि वो ये नोटिफिकेशन इशू करके, तो थ्रेशोल्ड तो हो ही नहीं सकता ना दोस्त। अब सपोज करें एक सर्विसेज है, मिसाल लेने के लिए हज उमरा के लिए जो आपके पास लोग क्या कहते हैं उसको, टूर ऑपरेटर्स, तो उस पर टैक्स आप लेंगे, हज उमरे वाले हैं तो उस पर टैक्स नहीं है, तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, वैसे नॉर्मल तरीके से टैक्स है, ठीक है। मगर वो कौन कौन से हैं वो कोर्स में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिर्फ एक्ट रखा गया है, नोटिफिकेशंस भी नहीं है कोर्स में, रूल्स भी नहीं है, तो खामखा आप बढ़ ना बढ़ाओ अपना, हम सिर्फ एक्ट की हद तक महदूद रहे, सीखे उमर बेटा। और मैंने कहा ये चीजें सीख लें, पहले पेपर दे दें, इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, अल्लाह करेगा पास हो जाते हैं। आगे जब आप जाएंगे आप मुझसे राब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको रिमेनिंग चीजें भी सिखा के इंशाल्लाह ट्रेंड अफसर बना दूंगा, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई रह जाता है तो वो एडवाइजरी सर्विसेज सिखा दूंगा बेटा, ताकि फिर आप एडवाइजरी करके वकील बन के पैसे कमाएं। और वकील बनने के लिए आपको कोई लॉ करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, इसी नॉलेज के थ्रू तुम टैक्स के वकील बन जाओगे। ये बात की बात नहीं, अभी हम पेपर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन द रेट में वापस आता हूँ, चेंज इन द रेट की मिसाल देता हूँ। सपोज कर लें कि अगर अप्रैल का महीना और अप्रैल के महीने में एक रेट चेंज हो जाता है फर्स्ट से लेके और 14th पे रेट चेंज हो जाता है, तो अप्रैल के महीने में कितने दिन है, 30। अब सवाल ये है कि रेट कौन सा लगेगा,
अगर 14 तक रेट था 16% और कर दिया गया 17%, या रेट था 16% और कर दिया गया 15%, तो ऐसे केस में सिंगल रेट नहीं लगेगा। वो रेट लगेगा जो उसको इन्फोर्स था जब सर्विस दी गई। तो जो सर्विसेज इन 14 डेज में दी गई होंगी उसका रेट 16% होगा, और जो सर्विसेज इसके बाद होंगी उसका रेट जो भी एप्लीकेबल होगा वो होगा। इसका मतलब सिंगल रेट नहीं होगा पूरे के पूरे महीने पे। बात समझ आ गई आपको? इफ देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, तो टैक्सेबल सर्विस शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द सच रेट, कौन सा रेट इज इन फोर्स, जो उसको इन्फोर्स होगा, जो उस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब ये विथहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो तवज्जो रखिएगा क्योंकि इस सेक्शन के अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेगी। ये रिवर्स चार्ज नहीं है, ये एक और चीज है। विथहोल्डिंग क्या है वो समझाता हूं आपको। देखिए सेल्स टैक्स में विथहोल्डिंग क्या है, आपने पहले पढ़ा कि सर्विस रेसिपिएंट भी टैक्स दे सकता है, करेक्ट। मगर आपने अब तक जो सर्विस रेसिपिएंट पढ़ा था वो यूं था कि सर्विस रेसिपिएंट पंजाब में हो और सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड पंजाब हो। याद है, सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड पंजाब हो। इस केस को हमने क्या कहा था, इस केस को हमने 2-3 दफा कवर किया है, रिवर्स चार्ज कहा है। और ये किस सेक्शन में कवर्ड था, टैक्सेबल सर्विस के हिसाब से 3 के 2 में कवर्ड था। ठीक है। और इसीलिए फिर इसको क्या कहा गया कि लाइबिलिटी किस पे है, इस पे सर्विस रेसिपिएंट पे, यानी बायर पे है, पेमेंट जो करता है उस पे। मगर दोस्तों एक केस बताता हूं, और वो क्या है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर भी पंजाब में ही, सर्विस रेसिपिएंट भी पंजाब। अब क्या होगा, अब एप्लीकेबल टैक्स है 16 रुपए का। ठीक है, 16% ऑफ 100 से 16 रुपए टैक्स इसने देना है। मगर अगर आप देखेंगे कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर नॉन कंप्लाइंट है, भाग गया, तो 16 रुपए का नुकसान हो जाता है। कैसे नुकसान हो जाता है, इसने जब बिलिंग की तो 116 रुपए इसको मिला, मगर ये नॉन फाइलर है, ट्रेस नहीं हो रहा, भाग गया, गायब हो गया, तो गवर्नमेंट के 16 रुपए का नुकसान हो गया और पता भी नहीं चलेगा कि बंदा वो कहाँ पे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक तरीका क्या है, इससे कहा गया है कि इसका कुछ हिस्सा रोक लो। किसी केस में जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पूरा का पूरा रोक लो, 100%, 1/5 एक हिस्सा होता है, तो जो रोक लेना। अब देखिए पूरी ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आउटसाइड पंजाब का कोई एलिमेंट है, नहीं है। इसमें भी सर्विस रेसिपिएंट से टैक्स रिकवर किया जाता है, मगर उसको रिवर्स चार्ज नहीं कहते, उसको कहते हैं विदहोल्डिंग, विदहोल्डिंग टैक्स। पेयर से कहा गया है टैक्स रोक लो। तो अगर 16 रुपए का कोई, वो से मिसाल लेते हैं कि वो कोई तकरीबन, ऐसे ही बता रहा हूं, 3.2 रोक ले अगर, तो 3.2 रोकेगा तो क्या करेगा, 16 माइनस 3.2, और बैलेंस कितना होगा, 12.8, वो पे कर देगा आगे। तो जो उसने रोका ना इसको, वो भी बायर के थ्रू गवर्नमेंट ने रिकवरी की, मगर उसको रिवर्स चार्ज नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, विद होल्डिंग। आई बात समझ? ये भी एक कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड लगेगी आपको क्योंकि नॉन टैक्स वाले हैं मगर अलग अलग है। ये कौन से पे आ रहा है, इसकी कैटेगरी आ रही बेटा, ये है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट prescribe special procedure for the payment of tax, registration, bookkeeping, invoicing, billing requirements। वो कहता है इसका सारा मैकेनिज्म अथॉरिटी तय करेगी, कैसे नोटिफिकेशन इशू करके रूल बना के, और इसके विदहोल्डिंग रूल्स बना दिए गए। मगर चूंकि एक्ट हम महदूद हैं एक्ट तक, तो उसको जाके नहीं पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन विदहोल्डिंग एजेंट है, कैसे विदहोल्डिंग होती है, कि हमें उस तक नहीं जाना। तो अगर आपको एमसीक्यू आ सकता है तो विदहोल्डिंग के रूल्स किस सेक्शन के तहत बने हुए हैं, तो हम कहेंगे सेक्शन 14। जो टैक्स विदहोल्ड हो रहा होता है वो तो रूल्स के तहत हो रहा है, मगर रूल्स बनाने की पावर कहाँ है, सेक्शन 14। आई बात समझ? Subsection 2 के not sending any provision of this act, the authority may require any person, class of persons, whether registered or not, for the purpose of this act to withhold full। आप देखते हैं इसमें मजे की बात क्या है, गुड्स वाले भी कवर हो सकते हैं क्योंकि आप सर्विस रिसीव कर रहे हो। गुड्स वालों को भी, हालांकि गुड्स पे सेल्स टैक्स फेडरेशन का है, मगर विदहोल्डिंग कराने के लिए एनी क्लास ऑफ पर्सन लिखा है, तो पीआरए किसी गुड्स वाले को भी कह सकता है और कहा हुआ है, तो वो भी टैक्स
विद होल्ड करके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तो इसीलिए प्लीज पीआरए को कोई छोटा डिपार्टमेंट ना समझे, उसमें सारे के सारे सेल्स टैक्स के लोग आ जाते हैं। सर्विसेज वाले तो आते ही आते हैं, गुड्स वाले भी आ जाते हैं। गुड्स वाले क्यों आते हैं? टैक्स देने के लिए नहीं, विद होल्डिंग जमा कराने के लिए। तो इसका मतलब है कि काफी अच्छा पावरफुल डिपार्टमेंट है। ठीक है, स्कोप बड़ा है। सेक्शन 15, डेलीगेशन ऑफ पावर टू कलेक्ट एडमिनिस्टर इनफोर्स। अब देखिए समझने की बात है दोस्तों, अदर प्रोविंस के भी टैक्स विथहोल्ड कर सकते हैं, प्रोविंस में डिफॉल्टर हो तो। देखिए दोस्तों, इसमें ये है कि अदर प्रोविंस में अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी विथहोल्डिंग नहीं कर सकते, सिर्फ हम पंजाब के सर्विसेज की विथहोल्डिंग करा सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर सर्विस रेसिपिएंट यहाँ है तो रिवर्स चार्ज में उसका पूरा टैक्स ले सकते हैं। बात समझ आई बेटा? आपका नाम नहीं अपीयर हो रहा, आपका आईफोन लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है डेलीगेशन? क्या है डेलीगेशन? द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी अदर फेडरल एजेंसी और पर्संस टू एडमिनिस्टर कलेक्ट इनफोर्स लेवीज टैक्स। अब देखिए पहले क्या था, ईयर 2000 से लेके और 2012 तक टैक्स की कलेक्शन का काम एफबीआर करता था। उस वक्त का भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का लॉ था, एप्लीकेबल टू पंजाब को 11 के करीब सर्विसेज थी, मगर उस पूरे पीरियड में कलेक्शन का काम जो है वो एफबीआर करता था। और ये काम अभी भी कानून में लिख दिया गया है, मगर करंटली होता नहीं है क्योंकि पीआरए खुद कलेक्ट करता है। पावर रखी गई है कि आर्टिकल 147 में चूंकि इजाजत है कि गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपना काम दे सकती है फेडरल गवर्नमेंट को, तो इसके तहत कानून में लिख दिया गया कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो किसी फेडरल एजेंसी को ये काम कराने के लिए दिया जा सकता है कि ये हमें काम करके दो, टैक्स की ये कलेक्शन करके। फेडरल गवर्नमेंट by notification official gazette thrice in the provincial agency department organization, the government है बल्कि फेडरल ही है, by notification official gazette thrice any provincial agency department organization persons to administer collect। अब देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, पीएएस है, प्रोविंशियल पीएमएस है, तो उसमें जिस इस वक्त तो पीआरए के अपने बेटा ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस वजह से सेक्शन नहीं कहलाएगा, आर्टिकल कहलाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में होता है सेक्शन ही आर्टिकल होते हैं। ओके, तो अगर पीआरए की बात की जाए तो भाई इस वक्त तो चूंकि वो पूरे पंजाब में एग्जिस्ट कर रहा है, मगर शुरू के दिनों में ये जो इंतजामिया के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ठीक है, इंतजामिया के जो पीएएस के या पीएमएस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू कलेक्ट कराने की जरूरत थी कुछ अरसे के लिए, तो इसीलिए सबसेक्शन 2 में ये पावर रखी गई थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू अपने लॉ को एनफोर्स करने की पावर दे सकती है, क्योंकि अगर वो ना लिखा होता तो फिर वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थे पावर, ये लॉ एडमिनिस्टर नहीं हो सकता था। और एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड जो होगा सबसेक्शन 1 का, टैक्स ऑन टैक्सेबल सर्विस नोटिफाइड सबसेक्शन 1 shall be administered collected enforced by the authority in the same board। तो बेसिक पावर तो उसी की है, अथॉरिटी की है, बाकी चीजें अपनी जगह पे है, और वो अथॉरिटी की तरह ही बाकी जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मगर इसमें किसी को भी इस वक्त इजाजत नहीं है, ना सबसेक्शन 1 में है ना सबसेक्शन 2 में है। तो लॉ को खुद पीआरए एडमिनिस्टर करता है, अथॉरिटी उसको एडमिनिस्टर कर रही है। दोस्तों ये एडजस्टमेंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आज के लिए है। और इसके अंदर क्या है, अथॉरिटी में क्या लिखा है, अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू such conditions restrictions as may specify allow registered person to claim adjustments or deductions including refunds arising as a result thereof in respect of tax paid under any other law or any account in respect of any taxable service goods or class of services। इसका मतलब क्या है, सपोज करिए एक तरफ मेरा पेएबल है, एक तरफ मेरा रिसीवेबल है, तो पेएबल और रिसीवेबल की एडजस्टमेंट्स की जाती है, ये उसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो अथॉरिटी के पास पावर है, यानी पीआरए के पास पावर है कि एक तरफ अगर टैक्स पेयर का क्या हुआ, एक तरफ उसका रिफंड है क्योंकि उससे गलती से पेमेंट हो गई थी, और वो पैसे देने के बजाय उसके रिसीवेबल जो उसका हमारी तरफ है, उसका रिसीवेबल और हमारा पेएबल उसको हमारे किसी रिसीवेबल से सेटअप किया जाए, यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी से। तो होता क्या है कि एक तरफ टैक्स पेयर ने कहा कि ये मेरा रिफंड बनता है गलत पेमेंट की, मगर किसी पिछले साल का उसका
पेएबल भी होता है तो उससे एडजस्ट किया जा सकता है, ये पावर मौजूद है। ये नहीं करेंगे कि एक तरफ उसको पैसे दे देंगे और दूसरी तरफ से रिकवर करेंगे, नहीं, एडजस्ट कर देंगे, रिफंड को एडजस्ट कर देंगे। सबसेक्शन 1 के लिए क्या अथॉरिटी में ऑफ अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट लेड डाउन इन सच अदर लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स डिडक्शंस रिफंड। देखिए होगा क्या, आप इस वक्त अथॉरिटी को देख रहे हैं, अथॉरिटी किस चीज को इंप्लीमेंट कर रही है, सिर्फ सेल्स टैक्स ऑन सर्विस को अथॉरिटी कर रही है, और भी टैक्सेस है उसके पास। और ये प्लीज नोट कर लें, आपको मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ कि पीआरए की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें किस चीज की है, पीएसटी की है या इसके अलावा कुछ और भी है, क्यों दे रहा हूँ, वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, और एक चीज और भी है। थोड़ा सा नेट सर्चेस करके मुझे ये बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे या कल, ये कौन सी है। तो अगर एक ही अथॉरिटी है, एक ही टैक्स पेयर से मल्टीपल चीजें कलेक्ट कर रहा है अलग अलग कवानीन के तहत, तो आपस की एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। तो वर्कर वेलफेयर फंड की जो पेमेंट है, प्रोविंशियल पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड की पेमेंट है, वो एक बंदे ने देनी है, और इधर सेल्स टैक्स का उसका रिफंड है, ये आपस में एडजस्ट किया जा सकता है। For the purpose of removal of any doubt, it is clarified that no adjustment or reduction any payable under any other law shall be claimed by the person except in the manner, कहता है कि एडजस्टमेंट का तरीकेकार भी होगा कानून के मुताबिक। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं एडजस्टमेंट की। हमारा सेगमेंट जो है वो हो गया कवर। अब एक चीज सिर्फ अगले सेगमेंट की मैं शो करूंगा बेटा, और वो क्या है, ये पेमेंट वाला है, बाकी हम इंशाल्लाह उसको करेंगे अगले क्लास में कवर। मगर इसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स है, इसको मैं थोड़ा सा आज कवर करना चाहता हूँ। वैसे अगले सेक्शन में भी कोई खास बात नहीं है। एक्सेस टैक्स किसको कहते हैं बेटा, सेक्शन 17 का एक्सेस टैक्स किसको कहते हैं, एक्सेस टैक्स कहते हैं जो लेविएबल टैक्स ना उससे ऊपर कलेक्ट हो जाए। अगर रेस्टोरेंट पे रेट था 16% का, और रेस्टोरेंट जो है वो 18% कलेक्ट कर दे, तो 2% अपने पास नहीं रख सकते, उसको पीआरए को जमा करना होगा। ये एक्सेस टैक्स अपने पास कोई नहीं रख सकता। एक केस में एक एग्जेम्पशन थी, मगर फिर भी टैक्स लग गया, वो भी अपने पास नहीं रख सकता। उसका मतलब जहाँ पे टैक्स लेविएबल ना हो, लेवी हो जाए, या जितना लेविएबल था उससे ज्यादा लेवी हो जाए, उसको एक्सेस टैक्स कहते हैं। अब वो ये नहीं कह सकता कि जी क्योंकि आपको तो 16% का टैक्स था, हम आप 16 दे चुके हैं, बाकी हम रखेंगे, नहीं रख सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नाम पे कलेक्ट हुआ है, गवर्नमेंट का ही टैक्स होगा। तो एनी टैक्स व्हिच हैज बीन कलेक्टेड और any person who has collected or collects the tax or charge whether under misapprehension गलती में of any provision of the act or otherwise which was not payable as tax or charge और which was in excess, जो payable नहीं था वो कलेक्ट हो जाए, यानी 0 था मगर 16% आ जाए, या जो एक्सेस में आ जाए, एक्सेस ऑफ द टैक्स यानी 16 था उससे ज्यादा आ जाए, तो शल पे ऐसे बंदे को पेमेंट करनी पड़ेगी उस अमाउंट को टू दी गवर्नमेंट। और वो पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, एरियर की फॉर्म में। इसका मतलब है उसको देने हैं, नहीं देगा तो एरियर की तरह उससे रिकवरी की होगी, यानी ये उससे कोई भीख नहीं मांगी जा रही, वो तोहफा नहीं दे रहा, गिफ्ट नहीं दे रहा, उस पर लाजिम है ये टैक्स देना, क्योंकि उसकी तरफ वो एरियर है। और आपको पता है ना, एरियर अगर ना कोई दे तो क्या किया जाता है, उसका बैंक अकाउंट अटैच किया जा सकता है, उससे रिकवरी की जाती है। तो ये रिकवरी वगैरह उससे ऐसे ही करेंगे जैसे कि एक लेविएबल टैक्स की रिकवरी की जाती है, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट के नाम पे वो टैक्स ऊपर लिया हुआ है, वो रख नहीं सकता। और बर्डन ऑफ प्रूफ जैसे इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स आर चार्जेस में, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो जो टैक्स कलेक्ट हुआ, अब इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करते हैं कि एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है मेन्यू में, सेल्स टैक्स 18%, फेडरल टैक्स 18% पे है ना, उन्होंने गलती से 18 लिखा। अब जो भी वहां से खाना खाता है, पीआरए क्या करेगा, उसको नोटिस टोक देगा, कहेगा कि जी आपने टैक्स हमें 16% पे पे किया मगर आपने 18% पे चार्ज किया। तो ये बस काफी है उसको नोटिस देने के लिए। सपोज करते हैं कि इधर उसकी परचेजेस बल्कि सेल्स 1 लाख की थी, 16% के हिसाब से 16,000 रुपए वो दे चुका है, मगर हम उससे क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये देखो प्रूफ क्या शो कर रहा है, 18%, तो आप 2,000 रुपए और दोगे। ठीक है, वो क्या कहता है, वो कहते हैं नहीं मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे, ये तो हमारे लॉ में लिखा है कि अगर टैक्स ज्यादा कलेक्ट, वो कहता मैंने कलेक्ट थोड़ी किया है। तो कहा कि अच्छा चलो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पे, ये आखिरी पॉइंट ये था, बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पे, कैसे तुम पे है, साबित करो, लाओ वो सारी बिलिंग ताकि हम चेक करें कि उसमें 16 था या 18 था।
यानी अगर कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक जिसको वो सर्विस दे रहा है, वो बर्डन आसान हो गया तो ही उससे रिकवर करेंगे, उसके लिखे होने से नहीं रिकवर करेंगे। बस अब सबूत मिल गया कि नहीं उसने लिखा जरूर था मगर चार्ज शुरा किया है तो ये एक्सेस टैक्स नहीं है। मगर सबूत मिल गया कि उसने 18% से पास ऑन कर दिया है। पास ऑन करने का मतलब क्या है, आगे बायर तक बर्डन चला गया है तो वो बायर को वापस नहीं करेगा। एक रेस्टोरेंट ने 18% से टैक्स चार्ज करके 16% जो है वो पीआरए को दिया, 2% उन लोगों को वापस कर दिया। गलत किया, नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग थे भी या नहीं थे कैसे पता चले, कोई और लोग तो नहीं जिसको उसने वापस कर दिया। तो एंड कंज्यूमर चूंकि इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है, इस वजह से इस अमाउंट को वापस नहीं किया जाएगा, ये अथॉरिटी को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, होप के बेटा आज के सेक्शंस आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। बताइएगा समझ आ गया आपको आसानी से? ये बाकी इंशाल्लाह कल का काम है ज्वाइंट सेवरल, इसका जिक्र हुआ था, सेक्शन 19 का जिक्र हुआ था ज्वाइंट सेवरल लायबिलिटी का, इसको हम कवर करेंगे। और बाकी सेल ऑफ एक्टिविटीज है, इंसॉल्वेंसी वगैरह सारा ये सेक्शन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। फिर ये सेगमेंट करने के फौरी बाद हम थोड़े से और टैक्स के प्रोसीजर्स होते हैं, रिटर्न फाइलिंग वगैरह, उन सेक्शंस पे जाएंगे जहां पे आपका काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ ऑडिट के सेक्शन से वो कवर करेंगे ताकि ऑडिटिंग वाला, टैक्स ऑडिटिंग वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाए। तो होपफुली आपकी कल के सेशन में एक अच्छा नंबर कवर हो जाएगा और उसके बाद मंडे ट्यूसडे की क्लास में आपका इंशाल्लाह ये लॉ वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।